ये बात सही है कि गुजरात बहुत तेजी से उसका अर्बनाइजेशन हो रहा है और करीब 42% से भी ज़्यादा आज अर्बन पॉपुलेशन है, लेकिन डिपेंडेंट तो शायद 50% से ज़्यादा है कि जिसका जीवन ही अर्बन से जुड़ गया है। और एक प्रकार से प्रैक्टिकली हम जब भी प्लान करेंगे तो उस 50% को ध्यान में रखते ही करना पड़े, उस स्थिति पर हम पहुंच चुके हैं। मैं जब मुख्यमंत्री बना और भिन्न भिन्न विषयों को समझना शुरू किया तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। हिंदुस्तान में अर्बन वॉज टोटली निग्लेक्टेड, पूरी व्यवस्था में उसका नामो निशान नहीं था। You'll be surprised, अर्बन पुअर हेल्थ सेक्टर, ये अभी 1 साल पहले हिंदुस्तान में सरकार के प्लानिंग का हिस्सा बना है। जस्ट बिफोर 1 ईयर, कैन यू इमेजिन? इन्हें कितना बड़ा निग्लेक्टेड सेक्टर था। अब ये जब हमने देखा, हमने कहा भाई हम गुजरात को इस प्रकार से असहाय नहीं छोड़ सकते। सब शहर अपने शहर के मालिक थे, सब शहर अपनी दुनिया चलाते थे। अब सब चुनाव के लोकशाही है, नेता लोग चुन करके आते हैं, म्युनिसिपैलिटी के अध्यक्ष बन जाते हैं और उनका परफॉर्मेंस पूछो क्या काम किया, तो उनके चाचा मामा भाई भतीजे के बेटों को 25 लोगों को नौकरी दिलवा दी अपनी म्युनिसिपैलिटी में। यानी म्युनिसिपैलिटी में इतने लोग, स्टाफ इतना, तनख्वाह देने में पैसे जाते थे और सारे लोगों तो उस समय उनका वो नगर पालिका के अध्यक्ष थे तो उन्होंने इतना रिक्रूट किया था, तो दूसरा आता है, अच्छा उसने इतना किया था, मैं 5 ज्यादा करूंगा। यही चलता रहा और इन चीजों ने मुझे बहुत परेशान किया दोस्तों। अब मेरे सामने 2 विषय थे कि पॉलिटिकल विल के साथ कोई कठोर डिसीजन करूं या ना करूं, कि भाई गाड़ी चलती है चलो, उन्होंने 4 रास्ते बनाए होंगे तो हम 6 बना देंगे, उन्होंने 2 टंकी बनाई होगी तो हम 5 बना देंगे, ऐसे ही करूं क्या? मेरी आत्मा इसके लिए तैयार नहीं थी। मैं चाहता था ऐसे तो नहीं चलना चाहिए और कुछ कठोर डिसीजन लिए। आपको जानकर के हैरानी होगी कि हमने नगरपालिकाओं के अंदर, अर्बन सिटीज के अंदर स्टाफ कितना होना चाहिए उसकी कानूनन व्यवस्था की। आप रिक्रूट नहीं कर सकते हो और जितने हैं उनको जल्दी से जल्दी छुट्टी करो। अब बताइए, चुनाव हारने के लिए इससे बड़ा कौन सा कारण चाहिए? लेकिन गुजरात के भविष्य को देखते हुए ये दुस्साहस हमने किया और जनमानस को भी विश्वास हुआ कि हां भाई ये कुछ अच्छा करने के लिए कर रहा है, हो सकता है कुछ कठोर निर्णय किए होंगे, परिणाम मिला। 2005 में हमने अर्बन डेवलपमेंट ईयर मनाया। वो इसलिए मनाया कि हम सब लोगों को चाहते थे इस बार एक मनोमंथन हो जाए, व्यापक डिबेट हो, पूरी गवर्नमेंट मशीनरी को अर्बन एक एजेंडा सेट करने का मन कर जाए, उनकी जो सोच है उससे बाहर निकाल के उनको कहें कि भाई ये करना पड़ेगा। और पूरी गवर्नमेंट सिस्टम को अर्बन ईयर के कारण हमने मोटिवेट किया, मोबिलाइज किया, उनको एजुकेट किया, हमने डिबेट्स किए, डिस्कशन किए, कई डिसीजन किए। अब जब 2005 में हमने अर्बन डेवलपमेंट ईयर मनाया, उस समय मुझे मालूम नहीं था कि 2005 में नगरपालिका और कॉरपोरेशन के चुनाव होने वाले हैं। अभी हमारी गलती हो गई। अब हमने तय कर लिया कि 2005 में नगरपालिका वर्ष मनाएंगे, शहरी विकास वर्ष मनाएंगे। अब उसमें एक बड़ी आफत आई कि जो एंक्रोचमेंट था उसको हटाना। अब जैसा मेरा नेचर है, मैंने अफसरों के साथ बैठ के बात समझी और मैंने कहा हटाओ, जो भी इस प्रकार का एंक्रोचमेंट हटाओ। थोड़ा काम शुरू हुआ तो मेरी पार्टी के लोग आकर मुझे भिड़ गए, अरे सीएम साहब आप क्या कर रहे हो,
ये नगरपालिका चुनाव है, 6 महीने के बाद हम तो हार जाएंगे। बहुत बड़ा संकट था, कैन यू इमेजिन, बहुत बड़ा संकट था। और आपको जानकर के आनंद होगा मेरे नौजवान मित्रों, मैंने कहा कम वॉट में, अब मैं गलती कर चुका तो गलती, मैंने डिसीजन लिया है, नाउ आई एम गोइंग टू इंप्लीमेंट इट। और 2 लाख ऐसे एनक्रोचमेंट हटाए, 2 लाख अहमदाबाद के, महानगर के और गुजरात की 150 के करीब नगर पालिका, 2 लाख। कितना आक्रोश होना चाहिए था, लेकिन सच्चाई का ताकत इतनी थी कि इतना सारा करने के बाद 2005 में 90% विक्ट्री मेरी हो गई, मेरी पार्टी की हो गई। मैं ये पहलू इसलिए कहता हूं कि सचमुच में रुकावट का कारण सिर्फ पॉलिटिकल होता है, ये सही नहीं है। बहुत कुछ करने का सामर्थ्य भी पॉलिटिकल विल में होता है और उसी से परिणाम आता है। और उसका नतीजा यह है कि आज अर्बन डेवलपमेंट की ओर हमारी एक विजन बन गया। हम बहुत नई चीजों को हर बार कर रहे हैं। मुझे याद है, मैं 2001 में पहली बार जब मुख्यमंत्री बना था, उसको यात्रा 10 साल पूरी हो गई कल। आपको जानना है उस समय बजट कितना था? 2001 में, ये टीवी पर नहीं आएगा, टीवी पर तो कल आपने शायद डिबेट देखी होगी, भरपूर गालियां पड़ रही थी और पता नहीं कहां से वो फिगर लाते, वो भी मुझे समझ नहीं आता है। 2001 में गुजरात का अर्बन डेवलपमेंट का बजट था 250,000 करोड़ रुपीस, आई थिंक 250 करोड़ रुपीस, 250 करोड़। आज इतने कम समय में इट हैज ऑलरेडी क्रॉस मोर देन 3,000 करोड़ रुपीस। यानी अगर एक विषय को हाथ में लेते हैं तो किसने, मैं जानता हूं उसके लिए 50 चीजें करनी पड़ती हैं, उसको किया। हिंदुस्तान सरकार के पास या राज्य सरकार भी कभी अर्बन डेवलपमेंट के 1 रुपया देती नहीं थी, कभी भी नहीं। हमने पहले अटल जी से नाम से एक अर्बन फाइनेंस की स्कीम बनाई थी, उसको आज 10-12 साल हो गए, उसको हमने लागू किया था। इस बार हमने स्वर्णिम जयंती के अंदर एक 7,000 करोड़ रुपए का पैकेज निकाला एंड ऑलरेडी हमने 4,000 करोड़ रुपया इन 7 महानगरों को बांट दिया, नगर पालिकाओं को बांट दिया अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। अब जब पैसे इतने जाने लगे नगर पालिका और महानगर पालिका में, तब ध्यान में आया कि ये पैसे होने के बाद भी काम होने वाला नहीं है, क्योंकि उनके पास कहीं कानूनी व्यवस्था की कठिनाई है, कहीं गवर्नेंस के प्रॉब्लम है, कहीं मैन पावर के प्रॉब्लम है। अब रास्ता कैसे निकालें? अब जैसे ईश्वर ने हमें दी है, हमने एक रास्ता खोजा। हमने कहा कि जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए इंटर्नशिप शुरू करो, जैसे मेडिकल के लिए होती है। और गुजरात में हमने शुरू की, वॉलंटरी बेस पे शुरू की। नौजवान विद्यार्थियों को, जो फाइनल के स्टूडेंट हुए, इनवाइट किया। हजारों की तादाद में एप्लीकेशन आने लगी और उसमें से हर साल हम कोई 350-400 नौजवानों को सिलेक्ट किया, इंजीनियर्स को। और 6 महीने हम उनको ले जाते हैं, नगर पालिकाओं में रखते हैं। नगर पालिका को एक टेक्निकल पर्सन की स्ट्रेंथ मिलती है और उस टेक्निकल के पर्सन को जो क्लासरूम में पढ़ता है उसको और अधिक अच्छे ढंग से सीखना पढ़ने का अवसर मिलता है। एक बहुत बड़ा कंबाइंड व्यवस्था हमने खड़ी की है और ये पिछले 3 साल से बहुत बढ़िया ढंग से चल रही है। मुझे बहुत ही अच्छा मैन पावर इस प्रकार से चल रहा है। लेकिन मेरा मत है कि जितने सारे विषय है उसमें अगर मुझे कोई टॉप चीज देनी है तो मैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को दूंगा, क्योंकि अर्बन गवर्नेंस ये विषय हमारे देश में डेवलप नहीं हुआ है। अर्बन लोकेलिटीज के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस के संबंध में हमारे देश में कोई मिनिमम, यानी मैं नहीं कहता हूं कि जम्मू के जो कानून हो वही नडियाद के हो, नॉट नेसेसरी, लेकिन कुछ कॉमन चीजें होनी चाहिए, वो हमारे यहां नहीं है। डिजास्टर एक बहुत बड़ा इश्यू है। अर्बन डेवलपमेंट के साथ डिजास्टर के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होने चाहिए? नहीं है। कलकत्ते में आग लगे, आग,
और 6 दिन तक हम आग बुझा न पाए, वो कौन सा अर्बन डेवलपमेंट है जी? मैं कलकत्ते की आलोचना करने नहीं आया, मैं उस दर्द और पीड़ा को कह रहा हूं कि हमने विकास को कैसा किया कि जिसको ये ध्यान नहीं रखा कि भाई इस संकड़ी गली में से अगर कहीं आग लग गई तो वहां पर पानी पहुंचेगा कैसे। और ये हमारे लिए कभी कभी जंगलों में आग लगती है और जंगल में भी 5 दिन 6 दिन हो जाए तो हो हल्ला हो जाता है, एक शहर के भीतर और लोग मरते चले जा रहे हैं। यानी तब चैलेंज पता चलते हैं कि भाई सोचें तो हम शॉर्टकट न खोजें, उस लंबी सोच के साथ चले ताकि कभी किसी की जिंदगी को संकट ना आ जाए। ये क्यों नहीं हुआ? इसलिए कि हमने कानून, नियम, व्यवस्थाएं उसका पहले स्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया। और इसलिए जिस प्रकार से हमें ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की आवश्यकता है, इसी प्रकार से व्यापक डिबेट करके और उसमें भी सहमति लानी पड़ेगी, वरना इस देश में पॉलिटिक्स इतना पता नहीं हर गली मोहल्ले में पॉलिटिक्स आया है। अगर कांकरिया की सफाई के लिए 5 रुपया टिकट लेते हो तो पीआईएल हो जाती है, आंदोलन हो जाता है। जो देने वाला है उसको इतना नहीं है, लेकिन अगर वो 5 रुपया ना होता तो कांकरिया की आज जो चर्चा डॉक्टर अहलुवालिया तक ने यहां की वो शायद कोई नहीं करता। तो कुछ निर्णय करने पड़ते हैं, लेकिन अगर उसका एक फ्रेमवर्क बनती है, कॉन्सेंसस बनाने का प्रयास होता है, तो मैं समझता हूं हम स्थितियों को बदल सकते हैं और उस दिशा में हम प्रयास कर सकते हैं। एक विषय आया अर्बन ट्रांसपोर्ट का। ये बात सही है कि हर शहर में जरूरत के अनुसार वो इवॉल्व होता है, वो एक बहुत बड़ी सोची समझी व्यवस्था के तहत नहीं होता है। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि डेवलपमेंट में प्राथमिक रोल प्ले करता है ट्रांसपोर्टेशन। आप लोगों को याद होगा, जो नौजवान मित्र हैं उनको याद नहीं होगा क्योंकि वो बहुत छोटी आयु होगी उनकी, लेकिन जो यहाँ बड़े मित्र बैठे हैं अगर उनका ध्यान हो तो, हम लोग 87 में पहली बार अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में चुनाव जीते थे, फर्स्ट टाइम हमारी भारतीय जनता पार्टी के पूरे इतिहास में। और उस समय हमने एक छोटा निर्णय किया था और सुविधा ये थी कि स्टेट गवर्नमेंट में हम पार्टनर थे, तो स्टेट गवर्नमेंट चिमन भाई के साथ थे, तो वहां उस चीज को करवाना भी हमारे लिए संभव था। तो हमने एक निर्णय ये किया था कि अहमदाबाद की एएमटीएस जो बस है उसको बोपल तक आगे ले जाएंगे, लांभा तक आगे ले जाएंगे। ये हमने उस समय किया था। उस समय ये जंगल थे। जस्ट बिकॉज ऑफ एएमटीएस व्यवस्था नई लोकेलिटी वहां खड़ी होने लग गई। एक ही कारण था कि लोगों को शहर जाने के लिए बस की सुविधा मिली थी। तो उस एक पूरा 10 साल का तबका ऐसा था कि शहर पर बर्डन आने से बच गया, वरना इतना बड़ा तूफान खड़ा हो जाता, वो एकदम से बैरिंग कैपेसिटी की व्यवस्थाएं हो गई। एक छोटा सा डिसीजन था और राज्य सरकार ने उसको स्वीकार किया था। क्या भारत की रेलवे आपके इस पूरे प्रोजेक्ट के साथ आपके साथ बैठ सकती है? जब तक हिंदुस्तान की रेलवे आपके साथ बैठ करके इस पूरे विषय के पर चर्चा नहीं करती है, मैं समझता हूं। अब जैसे मैं बताऊं, मैंने भारत सरकार के रेलवे को लिखा है कि पूरे अहमदाबाद में चारों तरफ रेल की पटरियां बिछी हुई है, दिन में 2 या 4 बार कोई ट्रेन जाती है। मैंने कहा भाई पटरी हमें दे दो, हम उस पर ट्रेन चलाएंगे हमारे शहर के लोगों के लिए, और आपकी चलती ही चलती रहे, उसको हम रोकेंगे नहीं। अब बताइए जी, नहीं मिली मुझे परमिशन। एग्जिस्टिंग जमीन है, पटरी है, व्यवस्था है, सब है, समझ नहीं है, बाकी सब है। और आज भी मेरा मत है कि अरबों खरबों रुपयों को हम बचा सकते हैं। उसी प्रकार से हमने एक भविष्य में क्या हो सकता है उसका अंदाज करते हुए कल्पना की है और आयोजन भी शुरू किया है। ट्विन सिटी कंसेप्ट, आप न्यूयॉर्क न्यू जर्सी देखिए, ट्विन सिटी कंसेप्ट काफी डेवलप हुआ है।
हमने स्ट्रीम सिटी कंसेप्ट किया, जैसे सूरत नवसारी। अगर सूरत नवसारी को आप साइमल्टेनियस डेवलपर दोनों को लिंकेज देते हैं, और लिंकेज देने का मतलब है ट्रांसपोर्टेशन मेनली चीज होती है, आप डेवलपमेंट के मॉडल को बहुत अच्छे ढंग से विकसित कर सकते हैं। बड़ौदा हालोल, अहमदाबाद गांधीनगर, सुरेंद्रनगर वढवाण, आदिपुर गांधीधाम, कई ऐसे आपको मिलेंगे कि जिसके बीच में ज्यादा अंतर नहीं है, और डेवलपमेंट का मॉडल बना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के कम खर्चों से आप पूरे नए विकास के मॉडल को और आगे बढ़ सकते हैं। उसी प्रकार से हमने एक कल्पना रखी, वो भी भारत सरकार के सामने रखी, रेलवे के सामने रखी, कि अहमदाबाद को साथ गुजरात जैसे राज्य को एक सैटेलाइट टाउनशिप कंसेप्ट विकसित करना पड़ेगा। अगर हम सैटेलाइट टाउनशिप विकसित नहीं करते हैं तो शायद हम अर्बन डेवलपमेंट के इस जो रेट है ग्रोथ का, किसी सरकार की ताकत नहीं है कि वो जैसे अभी बताया कि इतना रुपया नहीं कर सकते, और जैसा उन्होंने हिस्से बताए 5 लाख 7 लाख 10 लाख के, तो वो करते करते तो और बढ़ जाएगा, ये स्थिति आने वाली है। अब ऐसी स्थिति में करो क्या? तो हमने एक नए मॉडल इन बिटवीन व्यवस्था खोजनी चाहिए। तो हमने कहा कि भाई मुझे अहमदाबाद के आसपास सैटेलाइट टाउनशिप डेवलप करने का मेरा मॉडल है मेरा, और उसमें सबसे बड़ी आवश्यकता है रेलवे कनेक्टिविटी। हमने कहा अहमदाबाद सैटेलाइट टाउनशिप में विरमगाम, साणंद, सरखेज रेलवे कनेक्टिविटी है, उसको इस अर्बन ट्रांसपोर्ट मोड के साथ जोड़ दीजिए। इधर कलोल, दहगाम, मेहमदाबाद, अहमदाबाद के 100 किलोमीटर की रेंज के अंदर जितने छोटे छोटे टाउन्स हैं उसको ग्रो करने का अवसर दीजिए, और उनको अहमदाबाद से डिपेंडेंस है तो उनको जोड़ दीजिए। उसी प्रकार से आज हमारे रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, शायद उस इंफ्रास्ट्रक्चर पे 20% टाइम होता है, मैं अनुमान से कह रहा हूं, मेरे पास फिगर नहीं है, कि जबकि एक्चुअली पर्टिकुलर प्लेस पर व्हीकल जा रहा है, ऐसा 20% है, 80% खाली पड़ा है। क्या हम जितना स्पीडी अभी जो भी एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उस पर जितनी स्पीड से चला सके, ऐसे सूरत अहमदाबाद शटल चला सकते हैं, अहमदाबाद राजकोट शटल चला सकते हैं, अहमदाबाद भावनगर शटल चला सकते हैं। अगर ये हम ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था का मॉडल खड़ा करते हैं तो आपकी इंटरकनेक्टिविटी इतनी एक दूसरे को स्ट्रेंथन करेगी। और मैं तो यहां तक गया हूं, भारत सरकार को लिखा है कि कभी कभी डेवलपमेंट में कुछ चीजें शोकेस करने के लिए करना बहुत जरूरी होता है। हमें पसंद हो या ना हो, हमारे देश का जो माइंड सेट है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, टॉलरेट नहीं करता है, और मीडिया में आपको इतनी गालियां पड़ती हैं आप कल्पना नहीं कर सकते। ये आईआईएम का बिल्डिंग जब बना, मैं उस समय के जो भी निर्णय करता हूं उनको बधाई देता हूं, वरना लोगों ने उनको नोच लिया होता कि बच्चों को खाने के लिए नहीं और तुम इतना बड़ा बिल्डिंग बना रहे हो, अखबार में पता नहीं क्या क्या कुछ छपा होता। लेकिन उस समय के जो भी निर्णय करने वाले होंगे, हम तो बहुत बच्चे होंगे उस समय, उन्होंने इतना बढ़िया एक भवन दिया, उसने पूरे दुनिया का ध्यान आकर्षित आईआईएम इंस्टीट्यूट के कारण किया, एट द सेम टाइम आईआईएम कैंपस के कारण भी किया था। चीन पूरा समृद्ध नहीं हुआ है, लेकिन चीन का ईस्टर्न पार्ट जहां सांघाई वंगाई तो 2-3 उन्होंने शोकेस कर दिए, सारी दुनिया को खींच लिया और उससे आगे परकोलेट करके बढ़ाए गए। हमने पूरे अहमदाबाद को बदला नहीं था, कांकरिया बदला, विश्वास पैदा किया, बदला जा सकता है, बदलना शुरू हो गया। तो शोकेस करना होता है, और इसलिए मैंने भारत सरकार कहा है कि अहमदाबाद मुंबई जापान से भी स्पीडी हो सके तो दुनिया की सबसे स्पीडी एक ट्रेन हमने शुरू करनी चाहिए, और उस ट्रेन में मुंबई अहमदाबाद 2.5 घंटे में जाना चाहिए इंसान। अब देखिए कैसा बदलाव आता है, और ये सब संभव है। ये मुंबई की संकटों से मुंबई को अगर बाहर लाना है ना, तो पुणे जाने से नहीं आएगा, ये समझ के चले लोग, क्योंकि मुंबई का टेम्परामेंट बिजनेस से जुड़ा है, बिजनेस गुजरात के ब्लड से जुड़ा हुआ है, वो नेचुरली वहां जाता है। और पढ़ना होगा तो पुणे जाएगा वो। सरस्वती पूजा उस तरफ है, लक्ष्मी की पूजा इस तरफ है।
ट्रांसपोर्टेशन की दुनिया को उस रूप में अगर हम पकड़ते हैं, अब आज मेट्रो ट्रेन की स्पर्धा चल रही है, विकास का एक अच्छा वो चला है, लेकिन उसमें भी कोई क्लैरिटी नहीं है। हर एक राज्य का अलग अलग मॉडल है। कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए जिसमें पिज्जा हट कल्चर हो, तो हर एक की अगर कंपार्टमेंट की साइज सेम है तो कुछ तकलीफ हुई तो चेन्नई का कंपार्टमेंट आपको काम आएगा, आपका कंपार्टमेंट दिल्ली को आएगा। यहां तो सब अलग है जी, गेज भी अलग है सबके, कंपार्टमेंट की साइज अलग है जी। आप मुझे कल्पना कर सके तो कैसी स्थिति बनेगी कभी इस पर। इन सब कंपनियों को जब वारंटर के लिए चीजों की जरूरत पड़ेगी तो वो वायबल नहीं होगा, कंपनी को उतना माल खपेगा नहीं, और इसलिए वो कंपनी क्या करेगी, ज्यादा भाव से माल देगी, ज्यादा से देगी तो उसको मेंटेन करना और महंगा हो जाएगा। अगर पूरे देश की कॉमन व्यवस्था होती, सेम गेज होता, सेम कंपार्टमेंट होता, सेम टेक्नोलॉजी होती, तो आपको भविष्य के लिए ये जो कंपोनेंट देने वाली कंपनियां हैं उसकी कंपटीशन में आपको बहुत चीपेस्ट सर्विसेज सिस्टम डेवलप होती, लेकिन वी कुड नॉट। यानी हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को किस प्रकार से बदलाव लाना चाहते हैं उसका एक विजन देश में पहले होना चाहिए। एक विषय आया लेबर का। मैंने भारत के प्रधानमंत्री के सामने एक प्रस्ताव रखा था। एक बार हमारी चीफ मिनिस्टर्स की मीटिंग थी एनडीसी की, तब मैंने आग्रह से विषय रखा था। चंद्रबाबू भी मुख्यमंत्री थे, तो ऐसे हम लोगों की थोड़ी ऐसे विषयों में रिफॉर्मिस्ट मूड रहता है, तो हमने विषय रखा। हमने कहा ये किसी जमाने में लेबर सब्जेक्ट भारत सरकार रखे वो जरूरी होगा, लेकिन अब आप ये त्रिपगी दौड़ क्यों करवा रहे हो? वो अलग दौड़े तो तेजी से दौड़ेंगे, लेकिन दोनों का एक पैर बांध लोगे तो स्पीड कम हो जाएगी। हमने कहा हिंदुस्तान के कई राज्य हैं जिनको लेबर प्रॉब्लम है ही नहीं, लेबर ही नहीं है। अब वो निर्णय करता है कि लेबर रिफॉर्म हो या ना हो, बताओ। अब वो क्या करेगा भाई? वो कैसे तय करेगा लेबर प्रॉब्लम हो? लेबर मैं इसको स्टेट सब्जेक्ट बना दीजिए, जो प्रोग्रेसिव स्टेट होगा वो अपना लेबर रिफॉर्म करेगा, जो प्रोग्रेसिव नहीं होगा, जिससे लग रहा है धक्कियां उसने जिंदगी जीनी है, वो जीता रहे, अपना लाल झंडा लेके घूमता रहे। लेकिन अगर रिफॉर्म नहीं करोगे, और मैं सहमत हूं, मैं 1000% सहमत हूं कि आपको रिफॉर्म करना होगा, लेकिन ह्यूमन एंगल टॉप पे होगा, बाकी सारी पैसे बात की बात होगी। अगर उसको टॉप पे रख के हमने किया, और ये जरूरी है, गुजरात ने कुछ चीजों में फ्लेक्सिबल चीजें एक कल्चर के नाते स्वीकार की है, उसका परिणाम यह हुआ है कि पूरे हिंदुस्तान में सबसे इंडस्ट्रियल स्टेट होने के बाद भी जीरो मैंडेट लॉस है, जीरो मैंडेट लॉस। इट्स अ ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। और इसका कारण है कि हमने इस इंडस्ट्रियल कल्चर में एक परिवार भाव को डेवलप किया है। इन्वेस्टर हो, मैनेजरियल टीम हो, इंटेलेक्चुअल इनपुट देने वाले लोग हो, टेक्निकल पर्सन हो, एंड लेबरर्स हो, दे आर ऑल वन फैमिली। ये फैमिली कल्चर डेवलप किया है, उसी का कारण है जीरो मैंडेट लॉस है। लेकिन फिर भी कभी ना कभी तो उसको कानूनी आधार की जरूरत है, रिफॉर्म की जरूरत है, और जितना हो सके जल्दी भारत सरकार इसको स्टेट सब्जेक्ट बनाए, बहुत बड़ा लाभ होगा। स्टेट सब्जेक्ट बनाए। एक बार एक विषय को लेकर के हमारी प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात थी, तो ऐसे ही उनके पास भी समय था, और होता ही है उनके पास। ऐसे ही गप्पे गप्पे में हम लग गए जरा। हमने कहा साहब ये आपका जेएनयू आरएम है जो है उसका आप एक पानी देना भैया, सेकंड जनरेशन पर सोचिए आप। मैंने कहा रोड बनेंगे, फ्लाईओवर बनेंगे, बनेगा, अच्छी बात है, और भी बढ़ाइए,
तो ये बोसी से जान नहीं आती व्यवस्थाओं में। इमारतें जिंदगी नहीं देती जी। मैंने कहा मेरे मन में एक मॉडल है, क्या उस पर आप सोच सकते हैं? अब मैं कोई अच्छा स्टूडेंट कभी रहा नहीं, लास्ट बेंच पर बैठता था, इसलिए लिखना पढ़ना ये अपनी आदत बनी है। अपन जैसा दिमाग में चलता है उनसे बात शुरू की है। मैंने कहा साहब क्या हम 500 शहर को टारगेट कर सकते हैं, हिंदुस्तान के 500 सिटीज, और उसके डेवलपमेंट का एक JNURM का, अभी तो JNURM में पैसे देते हैं, देयर आर ओनली 60 सिटीज, नॉट मोर देन दैट। 60 शहरों से इतना बड़ा देश नहीं बदला जाएगा। तो मैंने प्रधानमंत्री से आग्रह किया कि साहब 500 शहर पकड़िए हम देश के, और मैं आपको एक मॉडल देता हूं, उस मॉडल को हम वर्कआउट करें कैसे काम कर सकते हैं। बोले क्या है आपके दिमाग में? हमने कहा उन 500 शहर में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को नो कॉम्प्रोमाइज, वर्ल्ड क्लास पैरामीटर से उसको चलाइए। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट से फर्टिलाइजर पैदा होगा, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट से आपको अतिरिक्त पानी मिलेगा। वो दूर नहीं है, जब शहर वालों को पीने के लिए पानी चाहिएगा, गांव वाला लेने नहीं देगा। मैं आपको बताता हूं जिस प्रकार से राजनीतिक कारणों से जिस प्रकार से बयानबाजी चलती है, वो नौबत लाके खड़ी कर देगा। तो इसका मतलब हुआ कि शहर जो पानी यूज करता है उसने उस रीयूज पानी किया होगा, रिसाइकल करके खेत को वापस देना पड़ेगा। इट विल बी ए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर आप ये पानी वापस देते हैं शहर के नजदीक के इलाके के गांवों को, और इसको आप ये फर्टिलाइजर देते हैं, खर्चा होगा। मैंने उनको खर्चे का मॉडल दिया। मैंने कहा कि आप ये जो फर्टिलाइजर देंगे उनको कहिए, कानून बनाइए कि जो इतनी बोरी ये फर्टिलाइजर लेगा उसको इतनी बोरी केमिकल फर्टिलाइजर मिलेगा। तो ये जो 500 शहर में फर्टिलाइजर पैदा होगा आपका, ये खातर उनके काम आ जाएगा, और आपकी इस उत्पादन से जो सब्सिडी बचेगी, केमिकल फर्टिलाइजर से जो सब्सिडी बचेगी, क्योंकि उतना केमिकल फर्टिलाइजर कम होगा, वो सब्सिडी को आप वायबिलिटी गैप फंडिंग के लिए अर्बन इस इम्यूनिटी के डेवलपमेंट के दीजिए विद परफेक्ट रेवेन्यू मॉडल। ये दुनिया के महान अर्थशास्त्री के सामने मुझ जैसे सामान्य मानवी ने रखा था, और मुझे आनंद है कि उन्होंने इसको बहुत पॉजिटिव लिया। उन्होंने 8-10 छोटे छोटे सवाल पूछे, फिर उन्होंने कहा कि मोदी जी आप एक काम करिए, इस पर आप नोट बनाइए। मैंने कहा ठीक है। उसके बाद मुझे प्लानिंग कमीशन की मीटिंग में जाने थे, तो डॉक्टर साहब वहां बैठे थे। उन्होंने कहा मोदी जी आज हमें आपसे सुनना है कि आपने जो प्रधानमंत्री जी को मॉडल कहा था हमको बताइए। अब बोले हमने श्याम पित्रोदा जी को इसलिए खास बुलाया है कि वो भी इस बात आपके इस सुझाव को समझना चाहते हैं। तो प्लानिंग कमीशन था, श्याम पित्रोदा जी स्पेशली आए थे। मैंने इसका पूरा डिटेल, फिर तो बाद में मैंने उसमें काफी दिमाग लगाया था, वो कई चीजें थी, और मैंने जामनगर को कैंप में रखते पूरा प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना करके उनको दिया। आज उस बात को 2 साल हो गए होंगे, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। फिर मैंने कहा कि ठीक है, देश करे या न करे, मैं गुजरात के अंदर 50 गांव शहरों में ये करके रहूंगा। मैंने उनसे इतना आग्रह किया आप करो, मुझे कम से कम ये फर्टिलाइजर की सब्सिडी जो मैं बचा दूंगा उतना मुझे वापस कर दोगे क्या? अभी वो भी नहीं। अब ये जो बदलाव लाने के लिए जो इनिशिएटिव लेने चाहिए, उसको उस प्रकार से रिस्पॉन्ड मिलना चाहिए। अगर वो रिस्पॉन्ड मिलता है तो हम स्थितियों को काफी बदल सकते हैं। अब जैसे आपने कहा कि अर्बन रूरल बहुत हो चुका है, और इसी के कारण क्या हुआ, पहले हमारे यहां जैसे गुजरात में हम सीना तान के घूम रहे थे 1990 तक कि हमारे पास एक डेवलपमेंट का गोल्डन कॉरिडोर है, गोल्डन कॉरिडोर है।
वो कॉरिडोर क्या था? जो डॉक्टर अहलूवालिया जी पंजाब का वर्णन किया वैसा ही था, वैसा ही था। अंकलेश्वर से वापी तक केमिकल इंडस्ट्रियां लगी थी और इसी को हमने अपना इंडस्ट्रियल ग्रोथ मान लिया था और हम सारी दुनिया में सीना तान करके घूम रहे थे। मित्रों, सिर्फ गोल्डन कॉरिडोर से हम दुनिया को खड़ी नहीं कर सकते हैं, हम मल्टीपल पिलर पर स्टेट को स्ट्रेंथन करना पड़ता है। मैं यूनिवर्सिटी में आया हूं इसलिए थोड़े शब्द आपके आ जाते हैं। एनवायरमेंट का इफेक्ट होता है, लेकिन सेट में और ज्यादा असर तो अच्छा है। और इसलिए एक गोल्डन कॉरिडोर वाले कंसेप्ट से देश नहीं चल सकता। इस प्रकार से डिवाइड अवस्था है, इससे काम नहीं चल सकता है। उसमें से एक हमने योजना बनाई है। एक तरफ अर्बन डेवलपमेंट का विषय होता है, एक तरफ रूरल का होता है। हमने एक खोज की है रर्बन। हमने कहा है आत्मा गांव की हो, व्यवस्थाएं शहर की हो। और इन चीजों का फायदा कैसे मिला है मुझे याद है, इसके मैं अनुभव से बताता हूं। हम जब नए नए मुख्यमंत्री आए तो तब तो मेरा शपथ विधि भी नहीं हुई थी। मैंने यहां सर्किट हाउस में कमरा किराए पर लिया था, मैं दिल्ली रहता था, तो कमरा किराए पर लिया। मैंने कहा भाई शपथ नहीं होता है तब तक तो रहने के लिए जगह चाहिए, मेरे पास कुछ है नहीं। तो हमारी पार्टी ने सर्किट हाउस में कमरा बुक कर दिया गांधीनगर में। अब शपथ होने में कोई 5 दिन बाकी थे, लेकिन हवा तो पकड़ गई थी, ये मुख्यमंत्री बन गया। हमारे देश में कुछ लोग तो बहुत पहले ही बना देते हैं। तो लोग मुझे मिलने आते थे, पत्रकार मित्र आते थे, और मैं कई सालों के बाद गुजरात से बाहर था, तो कई 6-7 साल के बाद वापिस आया था। जो भी मुझे मिलता था वो ये कहता था कि मोदी जी एक काम जरूर करना। मैं पूछा क्या भाई? बोले आप सरकार पर मुख्यमंत्री बनो, कुछ और कर पाओ या ना कर, एक काम जरूर करो। मैंने कहा क्या? बोले कम से कम शाम को खाना खाते समय बिजली मिले, इतना तो करो। ये लोग मुझे कहते थे। मेरे मन को भी होता था, मैं भी छोटे से इलाके से आता हूं, तो मैं बचपन मैंने देखा है अपना 10वीं के एग्जाम हो और लाइट चली जाती थी, मां बीमार हो, पंखा नहीं चलता था। तो हमने सॉल्यूशन शोधने के लिए चर्चाएं शुरू की। वो सुधीर भाई उस समय हमारी टीम में थे वहां सरकार में। मेरी सारी सरकार ने मुझे कह दिया कि साहब ये संभव ही नहीं है, आप उसकी कभी आरटीआई से फाइल मांगो, इतनी बड़ी फाइलें हैं। और सब अधिकारियों ने ना 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 लिखा। फिर मैंने लिखा नहीं, इसको करना है। तो फिर वापस जाती थी, फिर आती थी। मेरे मन में था ज्योतिग्राम स्कीम का कल्पना, और ईश्वर ने मुझे एक विचार दिया था, जो मैंने हमारे साथ, मैं टेक्नीशियन नहीं हूं, ईश्वर ने मुझे विचार दिया कि भाई हम एक सिर्फ खेत में पानी नहीं दे पा रहे, इसलिए गांव को भी न दे। दिमाग में बैठता नहीं मेरे। और क्या कर रहा था? सिंपल सॉल्यूशन था दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी, 60 साल में सॉल्यूशन किसी ने खोजा नहीं। हमने कहा भाई काम करो ना, एग्रीकल्चर फीडर अलग करो, डोमेस्टिक फीडर अलग करो, बस इतना कर दो, 2 बांट दो। अब वो रजिस्टर करते रहे। 2000 मेगावाट हमारे यहां बिजली कम थी, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टेक्निकल सॉल्यूशन 18,000 गांव को 24 घंटे 3 फेज अनइंटरप्टेड पावर मिल रहा है। और भारत सरकार पूरे देश को लिखती है कि गुजरात मॉडल पर आप ज्योतिग्राम योजना कीजिए। अब जो अर्बन एम्यूनिटी गांव को देना, वो क्या होता है जो आपने सवाल पूछा, हियर इज द आंसर। जब ये बिजली 24 घंटे गई, उसके बाद मैंने हमारी एक यूनिवर्सिटी को सोशियो इकोनॉमिक स्टडी करने का काम दिया। उसमें से एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्टडी का जवाब आया है कि बिकॉज ऑफ दिस ज्योतिग्राम स्कीम 33% अर्बन की तरफ जाना रुक गया। 33%। इसका मतलब यह हुआ कि गांव के आज भी एक बहुत बड़ा तबका है कि जिसको अगर एम्यूनिटीज हो जाए तो सब। उसमें 3 चीजें एम्यूनिटी में मैं देखता हूं। इसको एक प्रॉपर रोड्स एंड ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था हो, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिसिटी, ये सारी सुविधाएं हो, और बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था हो। तो कोई गांव छोड़ने को तैयार नहीं है, वो भी अपनी शुद्ध हवा
अच्छा दूध, मां बाप के साथ रहने के लिए आज भी लोग पसंद करते हैं। गुजरात ने इस मॉडल को सक्सेसफुली अनुभव किया है। 33% कम हो जाना ये बहुत बड़ी बात है। पहले सूरत के अंदर नौजवान डायमंड कटिंग पॉलिशिंग के लिए जाते थे, एक एक कमरे में 30-30 लड़के रहते थे। सोने के लिए भी शिफ्ट रखनी पड़ती थी कि ये 2 शिफ्ट के लोग डायमंड कटिंग में जाएंगे और 1 शिफ्ट के लोग सो जाएंगे, फिर ये आएंगे तो ये उठ करके जाएंगे और वो सो जाएंगे। इतनी कम जगह में ये रहते थे। आज क्या हुआ, सभी गांव में वो लोग अपनी घंटी ले गए और गांव में डायमंड कटिंग पॉलिशिंग करते हैं और सप्ताह में 1 दिन सूरत जाते हैं। इतनी छोटी पुड़िया होती हैं, 5 करोड़ के हीरो होते हैं, जाकर के देके आ जाते हैं। अगर हम इस गुजरात ने ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी किया, वी आर द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री जिसने 18,000 विलेजेस में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी की है। भारत सरकार ने अभी घोषित किया है पिछले बजट में कि वे 3,000 गांवों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का प्रयोग करेंगे। उस ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का परिणाम है, पहले हमारे यहां गांव में डॉक्टर नहीं रहता था, आज गांव में डॉक्टर रहता है, उसको इंटरनेट अवेलेबल है, टीवी अवेलेबल है, एसी चल रहा है और सैटरडे संडे को शहर में आकर के मौज करके फिर परिवार के साथ वापस जाता है। ये सुविधा उपलब्ध हुई है। तो एम्यूनिटीज का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। उसी विचार में से, इस अनुभव में से हमने सोचा कि हम गुजरात में रर्बन कंसेप्ट को डेवलप करेंगे, जिसमें आत्मा गांव की हो, सुविधा शहर की हो। और आत्मा गांव की होने का मतलब क्या होता है, शहर में कोई जतीन नाम का लड़का अगर सेट के अंदर फर्स्ट नंबर आया, हाँ कोई जतीन पहले नंबर पे आया है, लेकिन गांव में होता था, अरे अपने वो मोहन भाई का बेटा था ना, वो जतीन 1 नंबर लाए, अच्छा वो तो हमारे दूर के चाचा लगते हैं, अरे ले चलो मिठाई लेके चले जाओ। ये गांव की आत्मा है। यहां कोई पहचान नहीं होती है, वहां दिलों का जुड़ाव रहता है। उस गांव की आत्मा को अगर शहर का व्यवस्था दे, तो हमने इस बार गुजरात में कोई 90 शायद सिलेक्ट किए, कितने अर्बन के 85। हमने 85 ऐसे गांवों को पकड़ा है जिसमें पोटेंशियल है, भविष्य में वो शहर बन जाने वाले हैं। उसके ड्रेनेज, वाटर फैसिलिटी, मोस्ट मॉडर्न व्यवस्था से अभी से शुरू करोगे, हो जाने के बाद फिर करने जाओगे जैसा आज भोपाल में हमको करना पड़ रहा है, तो वो ना करना पड़े। तो हमने अर्बन कंसेप्ट किया है, शहरों को जो सुविधाएं हैं, पब्लिक हेल्थ को लेकर के जो आवश्यकताएं होती हैं, उन सारी चीजों को करें। उसका परिणाम मिल रहा है और उसका परिणाम ये होगा कि विद इन शायद 3 इयर्स हम इस काम को पूरा कर लेंगे और एक नया मॉडल, जैसे बड़े शहर, ट्विन सिटी, सैटेलाइट सिटी, ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी, अर्बन कंसेप्ट, वन कैन इमेजिन पूरे गुजरात का क्या चित्र बनेगा 5 साल 10 साल के भीतर। ये किस प्रकार से डेवलपमेंट का मॉडल के साथ खड़ा होगा, इसका आप अंदाज कर सकते हैं। मित्रों, कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो बहुत बड़ा प्रभाव पैदा करते हैं। जैसे साबरमती में नर्मदा का पानी, अब जब मैं नया मुख्यमंत्री बना तो हम नर्मदा का मुझे ब्रीफिंग करने लोग आए, तो उसमें ये था नहीं कहीं कि नर्मदा का पानी था, वो अवार्ड में है ही नहीं कहीं, उस योजना में कहीं नहीं था। मैंने कहा भाई ठीक है, हमें जितना पानी का हक मिला है उसका ये उपयोग कर सकते हैं क्या, और पीछे पड़ गया, कुछ भी किया, साबरमती में नर्मदा का पानी ले आया। आज आपके भी सेट के स्टूडेंट जो भी आते हैं उसका डेवलपमेंट का मॉडल देखने के लिए जाते हैं, स्टडी करने के लिए जाते हैं। लेकिन एक पानी आने से शाम को आपने देखा होगा ब्रिज भरे होते हैं, लोगों को मजा आता है, वाह पानी देखा कहां है हम लोगों ने। वरना साबरमती नदी है ना, पहले ऐसे लिखते थे, 8वीं कक्षा के बच्चे क्या लिखते थे, साबरमती नदी क्या होती है, नदी में सर्कस आता है। नदी में बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, यही था पानी नदी। साहब मुझे याद है, एक हमारे मित्र ने मुझे कहा
कि उसका बेटा स्कूटर पे वो जा रहे थे, तो ब्रिज करने में उसका स्कूटर बेचारे का चल नहीं पाया। बेटे ने कहा ये क्यों ऊंचा ऐसा पहाड़ जैसा क्यों बना है? तो कह रहा था नीचे से नदी जाती। तो कहता नदी तो है नहीं नीचे, क्या रेत को नदी कहते हैं क्या? ऐसा सवाल एक छोटे बच्चे ने उसके बाप को पूछा था। मित्रों, मैं फर्क ये बताना चाहता हूं कि साबरमती में नर्मदा का पानी डालने के कारण अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का बिजली का बिल पर ईयर 15 करोड़ रुपए कम हो गया। क्यों? सारे वाटर टेबल ऊपर आ गए, पूरे शहर के वाटर टेबल ऊपर आने के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन था वो कॉर्पोरेशन का कम हो गया। प्राइवेट जो थे उनका तो हो गया वो अलग। सिर्फ वाटर टेबल ऊपर आने से जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ा, ग्लोबल वार्मिंग को हमने मदद की, हम कार्बन क्रेडिट कमा सके, उस प्रकार की हमारी स्थिति बन गई। एंड 15 करोड़ रुपए हमारा कॉर्पोरेशन का बच रहा है। पहले आप लोगों को याद होगा कि जब भी गुजरात में 7 या 8 दिन लगातार बारिश होती थी तो बीमारी की एक प्रकार से वेव चलती थी। अस्पतालों के फोटो छपते थे अखबारों में कि कॉरिडोर में पेशेंट सोए हैं। या मित्रों, ये शुद्ध पानी लोगों को मिलने के कारण उनके हेल्थ में इतना बड़ा इंप्रूवमेंट आया है कि इन दिस 1 डेकेड एक भी एपिडेमिक की खबर नहीं है। यानी हम समाज जीवन को कैसे बदलाव ला सकते हैं। तो इन सारे विषयों को जोड़ करके अगर हम चीजों को चलाएं तो मैं समझता हूं हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं नहीं जानता हूं, हमारे साथ डिपार्टमेंट के लोग, एक्सपर्ट लोग तो यहां बैठे हैं, मैं तो ऐसे ही आ गया और ऐसे ही कुछ आपका समय ले लिया। लेकिन काफी मैंने प्रार्थना की है कि अच्छा होगा कि आपकी टीम दोबारा आए इस पूरी स्टडी के लाइट में। हो सकता है आपको और खजाना यहां से मिल सकता है जो आप देश के काम आए उस रूप में रख सकते हैं। और अब इतना सारा आपका 2 साल का तपस्या है, उसके काम आप भले ना कहें लेकिन आप इस विषय के एक्सपर्ट हो गई हैं। तो अगर आप आए तो हमें आपका गाइडेंस भी काम आएगा। इसलिए मेरा आपसे निमंत्रण है कि आपके इस ज्ञान का, अनुभव का गुजरात को लाभ मिले, उसके लिए और अधिक आप हमें समय दीजिए। लेकिन जैसा आप सोच रहे हैं हम पूरा आपको कोऑपरेट करेंगे और हम चाहेंगे कि देश अर्बन डेवलपमेंट को निगलेक्ट न करें। प्राथमिकता देना नहीं देना वो बहुत कहना कठिन है, लेकिन निगलेक्ट न करें। और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल अर्बन एरिया में बहुत तेजी से आगे बढ़ाया जा सकता है। गुजरात ने सक्सेसफुली किया है। मित्रों, गुजरात कितना एडवांस है। अहमदाबाद शहर है जिसने बॉन्ड निकाले थे और कब 450 करोड़ रुपए के हमने बॉन्ड कलेक्ट किए थे डेवलपमेंट के। और आपको एक और बताऊं, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था तब कराची ने ऐसे बॉन्ड निकाले थे। अब मूल कारण क्या? कराची वो भी गुजराती डोमिनेटेड था। कराची का सबसे बड़ा अखबार गुजराती भाषा में था। मुंबई भी गुजराती डोमिनेटेड था। तो ब्लड में, जेनेटिक सिस्टम में पैसा रहता है। तो कराची ने उस जमाने में बॉन्ड निकाला था, उस जमाने में। और इतना ही नहीं, अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कराची के बॉन्ड खरीदे हुए हैं। आज भी हमारे पास वो बॉन्ड पड़े हैं। हमें पाकिस्तान सरकार से वो पैसा लेना है अभी। कहने का मतलब है कि ये इन चीजों को किया जा सकता है, इन मॉडल को विकसित किया जा सकता है। हम परंपरागत रूप से कितने फॉरवर्ड हैं, आपको आनंद होगा। आप में से दोस्तों कभी मौका मिले तो अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में सरदार पटेल का एक छोटा सा हमने अभी म्यूजियम बनाया है। वो एग्जीबिशन देखने जैसा है। उस समय अर्बन डेवलपमेंट का विजन क्या था, आपको हैरानी होगी मित्रों। मोस्ट प्रोबेबली 1830 का एक डॉक्यूमेंट मिला है जिसमें अहमदाबाद को मरीन सिटी बनाना चाहिए, ऐसी प्रपोजल है 1830 में। क्यों? तो टेक्सटाइल बेस्ड सिटी था। अगर खंभात में जो शिप्स आते हैं, एक टनल खोदा जाए, उन शिप को अहमदाबाद तक लाया जाए तो मशीन लाने की सुविधा होगी, रॉ मटेरियल लाने की सुविधा और हमारा गुड बेचने की। 1830 में प्रपोजल था। आज जो हम BRTS देख रहे हैं वो करीब 1860 के आसपास पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन मॉडल की उसमें चर्चा है। ये देखने जैसा है। ये विमेन रिजर्वेशन, कुछ लोग सीना तान के घूम रहे हैं कि मैंने किया।
गुजरात बॉम्बे राज्य था, सरदार पटेल यहां मेयर थे और अर्बन बॉडीज में विमेन रिजर्वेशन का प्रस्ताव आया, बॉम्बे राज्य के अंदर आया, वो फिर नीचे कॉरपोरेशन से लेना था। अहमदाबाद म्युनिसिपैलिटी सरदार पटेल के नेतृत्व में पहली म्युनिसिपैलिटी थी जैसे उन्होंने 1930 में विमेन रिजर्वेशन का बिल पास किया था, और जब मुंबई राज्य में वो गया तो उसको रिजेक्ट कर दिया गया था। ये प्रोग्रेसिव टेम्परामेंट इस स्टेट का है, इस शहर का है। मित्रों, हम हर उस प्रकार के साहसिक कदम उठाने के लिए तैयार हैं। आइए हम सब मिलकर के आगे बढ़े। आप सबके बीच आने का मुझे अवसर मिला, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। डॉक्टर अहलूवालिया जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने बहुत अच्छा मार्गदर्शन किया। धन्यवाद।